गुज़िश्ता किस्त का खुलासा इसने कहका लगाया। इसने शर्माकर चेहरा हाथों में छुपा लिया और जुगनू ने बहुत प्यार से अपनी बाहों में से छुपा लिया और जानिया इसके इशारे में आकर बहुत पुरसकून हो गई थी। किस्त नंबर 15 दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सादिया खाने के लिए इनको बुलाने आई थी। जानिया इसके साथ चल दी। वो डाइनिंग हॉल में पहुंची तो सब लोग वहीं मौजूद थे सिवाय खलील अहमद के, क्योंकि वो बीमार रहते थे और परहेजी खाना खा रहे थे, इसलिए वो डाइनिंग रूम में नहीं आते थे। जुगनू नहीं आया। यास्मीन बेगम ने पूछा। वो कह रहे थे मुझे भूख नहीं है। इसने बहुत धीरे से कहा। बीवी के बारे में सुनकर भूख उड़ गई। इतना हौसला नहीं है इसमें कि बीवी के लिए कुछ सुन सके, लेकिन इसे तुम्हारी कोई खामी नज़र ही नहीं आती, यास्मीन बेगम ने सख्त लहजे में कहा। जानिया खामोश रही, कुछ नहीं बोली। सादिया जाओ जुगनू को बुला कर लाओ। वह इनके हुक्म की तामील करते हुए एक बार फिर से चल दी और चंद लम्हों के बाद ही लौट आई और बोली, भाई कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है। देखूंगी कब तक नहीं खाता। खाएगा, तुम लोग शुरू करो। जानिया ने जहर मारकर 2-4 लुकमे लिए, क्योंकि जुगनू के बगैर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। हो सके तो शौहर कान भरने छोड़ दो, ये आदत अच्छी नहीं है। खाने के बाद यास्मीन बेगम ने कहा, हाँ मम्मा जानी ठीक कह रही हैं, लेकिन तुम। अलमास ने अपनी सास का साथ देते हुए कहा। तुम चुप रहो अलमास, एहतशाम ने से डांटा। क्यों चुप रहे? वो ठीक कह रही है। अगर कल बोलती तो मैं खुद ही रोक देती। ये सास बहू का मामला है, जिठानी और देवरानी का नहीं है। और अलमास बात को हवा बहुत देती है, एहतियात करनी चाहिए बजाय हालात संभलने के, मज़ीद बिगड़ जाते हैं। बस तुम चुप करो, मैं बेहतर जानती हूँ। यास्मीन बेगम ने एहतशाम को ताकीद की कि आइंदा इनके मामलात में दखलंदाजी करने से गुरेज करे। एहतशाम खामोश हो गए, लेकिन दिल में सोच लिया था कि अलमास को अलग से समझाएंगे। जानिया चुपचाप सर झुकाए लबों को चबाती रही। वो क्या भी कह सकती थी, सब सुनना ही इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसे बोलने की इजाज़त थी ना कोई हक। फिर वो उठ खड़ी हुई। असल चाय बना इसकी कमरा ही था। जो वो लम्हात अपने कमरे में गुजारती थी वही सुकून के होते थे, वरना तो यास्मीन बेगम को कोई ना कोई बात मिल ही जाती थी। इस पे तनकीद करने के लिए वो अभी उठने का इरादा ही कर रही थी कि सादिया ने से पूछा, भाभी शॉपिंग पर जा रही हैं फिर? सादिया ने किसी तन से नहीं पूछा था, सिर्फ इसलिए कि दोपहर में इनका शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम था। नहीं, इसने जुगनू को मना किए बगैर कह दिया। वो जानती थी कि वो कितना गुस्सा होगा इसके इनकार करने से। क्यों? भाई नाराज़ नहीं होंगे? शायद नहीं। फिर वो कुर्सी धकेलती हुई खड़ी हो गई कि इतने में इसने जुगनू को इस तरफ आते देखा। वो फ्रेश सा बहुत अच्छा लग रहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं, इसने जानिया को कहा। शॉपिंग करने के लिए तबीयत ठीक हो गई बेगम साहिबा की। यास्मीन बेगम का तंज जानिया को सुलगा गया था और जुगनू को भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। किसी ने कहा कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मामा जानी? जुगनू ने माँ से पूछा। इसने लहजे को नॉर्मल रखा था। तुम लोगों का आज का प्रोग्राम था ना? उन्होंने उल्टा जुगनू से पूछा। जी था, मगर अब ज़रूरी नहीं कि शॉपिंग पर ही जाएं। तो फिर कहाँ जा रहे हो? जब तबीयत ख़राब है इसकी तो डॉक्टर के पास, जुगनू ने पुरस्कून लहजे में कहा। अब इतनी भी हालत नहीं बिगड़ी कि डॉक्टर के पास चल दो। दोपहर से आराम कर रही है, अब तो मुसलसल आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। एक बात कहूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है, ज़्यादा सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। छोटे घर की लड़कियां लड़कों को फांस कर ऐसे ही नखरे दिखाती हैं। जहर में बुझे जुमले दोनों को आग लगा गए थे। जानिया तो जब्त कर गई, लेकिन जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपकी खाला की नवासी है, जिसे आप इतना हकीर समझती हैं, और हर लिहाज से मुकम्मल, पैसा दौलत इज़्ज़त किसी चीज़ की कमी है इसमें कि आप जानिया के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। कहते हुए कम अज़ कम सोच लिया करें। जुगनू ने बहुत गुस्से से कहा था। ये दिन भी देखने बाकी थे, बीवी के लिए माँ को बुरा कहोगे। यास्मीन बेगम ने दुहाई दी। वो खामोश रहा और जानिया से कहा, तुम तैयार हो जाओ। मम्मा ठीक कह रही हैं, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो चले जाएंगे। इसने बदमज़गी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो मज़ीद बिगड़ गया। इनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में आग बगोलाता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। तुम्हें जुगनू की बात माननी चाहिए जानिया। अगर वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाह रहा है तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। एहतशाम ने इसको समझाया। एहतशाम भाई,
मम्मा जानी भी तो ठीक कह रही हैं, मुझे इनकी बात से भी नाराफ़ नहीं करना चाहिए। और शौहर की हुक्मदुल्ली भी ठीक नहीं है। वो क्या कहती, वो खुद जुगनू की बात से नाराफ़ करके इसका दिल दुखाती थी, लेकिन अगर वो सास की हुक्मदुल्ली करती तो हालात ज़्यादा बिगड़ जाते थे। जुगनू को तो वो मना लेती थी, लेकिन इनको मनाना इसके बस की बात नहीं थी। मम्मा जानी, मुझे भी आज डॉक्टर के पास जाना था, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अलमास ने जानिया को नीचा दिखाने के लिए कहा। हाँ तो जाओ ना, किसी ने रोका है तुम्हें? यास्मीन बेगम ने बहुत लाड से इसे कहा। ठीक है, फिर कुछ देर तक निकलते हैं, वापसी पर मैं मम्मी के यहाँ भी होकर आऊँगी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने फिर से इसी लहजे में कहा जिसमें प्यार ही प्यार छलक रहा था। जाने को ये सब महसूस तो हुआ था, मगर इसने एहसास नहीं होने दिया। लेकिन इसको एक बात बहुत अच्छी समझ आ गई थी कि यास्मीन बेगम अलमास और जानिया के लिए दिल में बहुत फ़र्क रखती थी। जब से वो इस घर में आई थी, इसे यह एहसास दिलाया जा रहा था, जबकि इसमें जानिया का कोई कसूर नहीं था और ये सब करने वाली इस घर की हुक्मरान यास्मीन बेगम थी। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। जुगनू गुस्से में बैठा था। जानिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे मुखातिब करने की, मगर मुखातिब तो करना ही था। आखिर कब तक लबों पे कुफल डाले बैठी रहती। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल ही खामोश थी। बहुत देर गुजर गई, दोनों को यूं ही दो अजनबियों की तरह एक दूसरे से बेखबर व नफूस की मौजूदगी के बावजूद कमरे में खामोशी का राज था। माहौल पर छाए इस कूद को मोबाइल की बेल ने तोड़ा था। जुगनू ने स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर मोबाइल साइड पर रख दिया। बेल बजकर बंद हो गई। चंद सेकंड के बाद फिर से बेल बजने लगी। जानिया में इतनी सख्त नहीं थी कि उठकर मोबाइल देख लेती, मगर जब तीसरी बार बेल हुई तो जुगनू ने कॉल पिक करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम माम जान। सबके हाल अहवाल के बाद जुगनू ने मामू को कहा था कि वो इस वक्त घर पर नहीं है, घर आकर खुद कॉल बैक कर लेंगे अगर लेट हुए तो सुबह को। और फिर इसने सबको सलाम कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी थी। जानिया ने एक निगाह जुगनू के चेहरे पर डाली थी, मगर से डरा भी नरमी के साथ नहीं आ रहे थे। वो अंदर तक कांप गई कि कैसे इसे मुखातिब करे। बहुत देर गुजर गई, लेकिन खामोशी बस दस्तूर कायम रही। और जब घड़ी ने 11 बजाए तो जानिया की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो सोफे से उठकर इसके करीब बेड पर आकर बैठ गई, लेकिन वो अभी भी इसी के वजूद से बेखबर रहा। इसने हिम्मत करके जुगनू को पुकारा। जुगनू। वो चुपचाप बैठा रहा। जुगनू, बोलोगे नहीं? खफा हो? इस बार इसकी आवाज़ कुछ मजबूत थी। इसने कुछ नहीं कहा था तो जानिया को भी हौसला हुआ था। लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है, जुगनू ने कहा और तकिया दुरुस्त करते हुए लेट गया। इसने चेंज भी नहीं किया। जुगनू, प्लीज़ रो दी, ये ड्रामेबाजी बंद करो, बहुत हो गई, मज़ीद कुछ नहीं। आप क्या कह रहे हैं? वो सर से पैर तक कांप गई। जुगनू ने इसे ड्रामेबाज कहा था, इसके तवक्का के खिलाफ। जब तुमने करनी ही अपनी मर्जी है तो मुझे कुछ कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम वही क्या करो जो तुम्हारा दिल करता है। मुझसे कुछ पूछा करो ना, मेरी कही बात पर अमल किया करो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरा नहीं बाकी घर वालों का ख्याल होना चाहिए कि इनको कैसे खुश रखना है। मेरे खुश होने या ना खुश होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती मेरी ही है कि ये आप क्या कह रहे हैं जुगनू? इसके हैरत के झटके लग रहे थे और ये तो होना ही था, क्योंकि वो जुगनू की हर बात की नफ़ी करती थी कि कहीं सास नाराज़ ना हो जाए, और इस चक्कर में वो अपने शौहर को बददिल कर रही थी खुद से। मगर इसे एहसास नहीं था, लेकिन इसने करवट लेकर बाजू आंखों पर रख लिए। इसका अंदाज जाहिर कर रहा था कि वह मज़ीद गुफ्तगू के मूड में नहीं है। ऐसे नहीं करो जुगनू, मुझे डांटो, बुरा भला कहो, लेकिन नाराज़ मत हो। वो रोमांसी हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, इसी पोजीशन में लेटा रहा। जानिया ने हाथ बढ़ाकर इसका रुख अपनी तरफ करना चाहा। जुगनू ने इसका हाथ झटक दिया। वो जो बेड के किनारे पाँव लटकाए तिरछी बैठी हुई थी, अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और एक झटके से बल खाती हुई नीचे गिरी तो इसका हाथ छोटी मेज़ पर रखे पीतल के भारी गुलदान पर लगा और इसके पेट पर आ गिरा। इसके लबों पर हल्की सी चीख निकली और वो तकलीफ से बिलबिला उठी। इसके सर में भी चोट आई थी। खून तो नहीं निकला था, लेकिन सर में रबड़े बन गए थे। जुगनू ने इसकी चीख भी नहीं सुनी थी और गिरने की आवाज़ भी, लेकिन इसने रुख मोड़कर इसे देखा तक नहीं और ना ही इसे अंदाज़ा हो सका था कि वो सिर्फ गिरी ही नहीं है बल्कि शदीद तकलीफ में मुब्तला हुई थी। वरना वो जानिया से इतना बेखबर रह सकता था भला? बस वो गुस्से में था कि जानिया हर बार इसकी बात टाल जाती थी और इसकी मम्मा की बात मान लेती थी। जुगनू को ये गवारा नहीं था। वह तकलीफ के लबों में दबाते उठ बैठे और घुटने पेट में देकर बैठ गई, लेकिन दर्द था कि पूरे बदन में फैलता जा रहा था। इसके लबों से हल्की हल्की सिसकियाँ निकल रही थीं, मगर इसने लबों को जैसे सी लिया था।
जुगनू ऐसा नहीं था, इसकी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठता था और अब इतना अनजान बन गया था कि वो तड़प रही थी और इसने पूछा तक नहीं था, क्या बात है। जानिया ने अपने बाजुओं को घुटनों के गिर्द लपेटकर घुटनों को मजीद पेट के अंदर दे लिया था, लेकिन दर्द था कि नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। वो बगैर आवाज़ के रोने लगे और रोते रोते यूं ही 3 बज गए और अब इससे ज़ब्त करना दुश्वार हुआ जा रहा था और फिर वो ज़ब्त खो बैठी। इसने जुगनू को पुकारा, जुगनू। इसकी आवाज़ जुगनू में आंसुओं में भीगी हुई थी। इसने फौरन करवट बदलकर जानिया को देखा था। वो जाग रहा था, एक पल के लिए नहीं सोया था, बस गुस्से में था और कोई बात नहीं थी। जुगनू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज़, अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर वो फूट फूट कर रो दी, जानिया, मेरी जान, मेरी चंदा। वो एक जस्त में इसके करीब पहुंच गया। इसका चेहरा ऊपर उठाया तो देखा मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखों के पेपोटे सूज गए थे और चेहरे पर भी हिजानों में लाल फैला हुआ था। इसका चेहरा मुरझाकर जद पत्तों की तरह हो गया था। क्या हुआ है तुम्हें? इसने जानिया को अपने इशारे में लेते हुए पूछा। बस मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज़, इतने बामुश्किल कहा। उठो मेरी जान, उठो। वो उसे छोड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा। इसने बाबा मम्मा का दरवाज़ा पीट डाला। यास्मीन बेगम हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन दूसरी बार दस्तक की आवाज़ पर उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने परेशान जुगनू खड़ा था। क्या बात है बेटा? मामा, जानिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्या हुआ है इसे? मालूम नहीं, मैं देखती हूँ, तुम परेशान ना हो, कोई दवा वगैरह दे देते हैं इसे। नहीं, इसे लेकर जाना पड़ेगा, मैं एहतशाम भाई को उठाता हूँ, गाड़ी निकालें। इसने जुगनू के कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन यासीन बेगम की आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। वो खुद रात को बहुत देर से घर आई हैं, इसे सोने दो। मैंने कहा ना कि देखती हूँ मैं। इतने में हमजा शोर की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से आंखें मसलते हुए निकला तो सोई सोई आवाज़ में इसने पूछा, खैरियत? इस वक्त आप लोग परेशान खड़े हैं? इसने जुगनू से पूछा। जानिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसने इंतहाई बेबसी से कहा। चलें, देर क्यों कर रहे हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके, मैं जानिया को लेकर आता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो यास्मीन बेगम भी इसके साथ होली। वो कमरे में दाखिल हुए तो जानिया फर्श पर लेटी हुई थी। वो दीवानों की तरह इसकी तरफ बढ़ा। जानिया, जानिया, मगर वो नहीं बोली। ये तो बेहोश हो गई है, इसने फिक्रमंद लहजे में कहा। अभी मुंह पर पानी के छींटे मारने से होश में आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी बात है कि तुम परेशान हो रहे हो, उन्होंने लापरवाही अंदाज में कहा। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। हमजा हारन पर हारन दे रहा था। जानिया को अपनी बाहों में भरते हुए जुगनू बाहर की तरफ बढ़ा। हमजा ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। जुगनू ने इसे पिछली सीट पर लेटा दिया और बैठकर इसके सर अपनी गोद में रख लिया। यास्मीन बेगम फ्रंट सीट पर बैठ गई। 10 मिनट के अंदर वो क्लिनिक पहुंच गए। जानिया को फौरी तौर पर आईसीयू में ले गए। डॉक्टर नोमाना इनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर बैठे थे। जब डॉक्टर नुकमाना बाहर आई तो जुगनू इसे देखते ही उठ खड़ा हुआ था। डॉक्टर नुकमाना ने कहा, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। नए मेहमान की आमद थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जुगनू के बाजू पहलू में गिर गए, जैसे परवाज़ करता परिंदा ज़मीन पर आ गिरे और ज़मीन पैरों तले से सरकती हुई महसूस हुई। इसने आंखें बंद करते हुए दीवार का सहारा लिया। जानिया के पेट पर चोट लगी है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है, डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गई थी, लेकिन जुगनू को एक अजियत में मुब्तला कर गई थी। यास्मीन बेगम ने जुगनू की हालत देखी थी, मगर इस वक्त वो जुगनू के पास जाती तो वो चीख उठता। वो यूं ही बैठी रही। हमजा जुगनू के करीब आया और इसके शाने पर हाथ रख दिया। जुगनू ने आंखें खोलकर हमजा को देखा। शिद्दत जबत से जुगनू की आंखें सुर्ख हो रही थीं। खुद को संभालें भाई, जानिया भाभी को भी अपने ही हौसला देना है। वो चुप रहा। वो जानता था कि इसके हौसलों के सब सुतून गिर गए थे। जुगनू ने लबों को दांतों से चिबा डाला। ज़हनी कशमकश इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। इसे एकदम सबसे नफरत महसूस होने लगी थी। बस एक जानिया इसकी अपनी थी, सिर्फ जानिया। जानिया के सिवा अब इसके पास कुछ नहीं रहा था। इसने आंखों में फैली नमी अंगूठे से पोंछ डाली। 7 बजे के करीब इनकी वापसी हुई थी। वो जानिया की कमर में बाजू हमाइल किए धीरे धीरे लेकर चलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इन्हें देखते ही सादिया और फायजा इसकी तरफ बढ़ी। आप हट जाइए भाई, हम भाभी को ले जाते हैं कमरे में। इनके कहने पर जुगनू ने जानिया को इनके सहारे छोड़ दिया। जुगनू लाउंज में आकर बैठ गया था। इसने आत्मी फैसला कर लिया था। इसने जानिया के ठीक होते ही लंदन वापस जाने का इरादा कर लिया था और इस बार इसने जानिया की किसी बात को ना मानने का भी आत्मी फैसला कर लिया था। इसकी
मानकर ही तो आज ये दिन देखना पड़ा था इसे। वो उठकर बाबा के कमरे में चला आया। वो दुआ लेकर सो रहे थे। कुछ देर तक तो इन्हें खड़ा देखता रहा, फिर इन्हीं कदमों से पलट गया। यास्मीन बेगम जो इधर ही आ रही थी, इसे देखकर पूछा, खैरियत? जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। ओके, अब तुम आराम करो। जानिया सोकर उठेगी तो सादिया को बता दिया है, इसको यखनी बनाकर पिला देगी, दूध और फ्रूट भी दे देगी। अच्छा, इसने कहा और अपने कमरे में चला आया। जानिया दुआओं के ज़रिए से सो रही थी। इसका सर्दी माइल चेहरा देखकर जुगनू का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। वह अज़ियतों की गहराइयों में उतरता चला गया। वो इसके करीब बैठ गया और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर चंद लम्हे तो देखता रहा, फिर अपने लबों से लगा लिया। जुगनू की आंखों से नमकीन पानी के कतरे पलकों की बाट फैलाकर कर जानिया के हाथ की पुष्ट पर बोसा देने लगे। फिर इसने थपकते हुए हाथ छोड़ दिया। इसके चेहरे पर बिखरे बाल जो गालों पर चिपक गए थे, इसके गालों के पीछे किए। इसने इसकी पेशानी पर अपने नरम गरम लब रख दिया और उठकर फ्रेश होने के लिए चल दिया और फिर इसके बराबर में आकर लेट गया और कितनी देर तक जानिया को देखता रहा। फिर इसने अपना बाजू जानिया के सर के नीचे रखा और पलकें मूंद ली। थोड़ी देर बाद ही वो भी नींद की वादियों में उतर गया। जानिया के कसमसाने पर जुगनू की आँख खुली थी। वो फौरन उठ बैठा था, बेकरारी से इस पर झुक गया। जानिया, जानिया, मेरी जान। इसने जानिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। जुगनू, इसने नींद से बोझल आंखें खोलते हुए पुकारा। जी जुगनू की जान, बोलो। पानी, इसने कहा से कहा। जुगनू ने फौरन उठकर रूम फ्रीज़र से जूस का डब्बा निकालकर इसके लबों से लगा दिया। 2-3 घूंट भरने के बाद इसने हाथ से जूस का डब्बा पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ है मुझे? इसका जहन सोया हुआ था, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जानिया, मेरी चंदा, हमारे आंगन में फूल खिलने वाला था मगर खिलने से पहले ही मुरझा गया। क्या? इसने हैरत से आंखें फाड़ते हुए जुगनू को देखा और फिर न जाने क्या हुआ कि वो इसके सीने से लगकर बिलक पड़ी। इसे यूं तड़पता हुआ देखकर जुगनू की पलकें भी भीग गईं। जब बहुत देर तो वो रोती रही तो जुगनू ने इसे चुप कराया। चंदा, बस करो, और कितना रोगी? और यह सब मेरी वजह से हुआ है। जानिया, आई एम सॉरी। जानिया, आई एम वेरी सॉरी। चंदा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो गोया हुआ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कुछ नहीं बोली, आंसुओं से रोती रही। कुछ बोलोगी नहीं चंदा? वो मुसलसल खामोश थी, इससे बोला ही नहीं जा रहा था। बाखुदा जानिया, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, ना ऐसा कोई इरादा था। उसी की वजह से बीपी हो गया था। हाथ झटका था तुम्हारा और तुम शायद तवाज़ुन बरकरार न रख सके और नीचे गिर गई। इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपको गिरने का तो पता चल गया था ना? इसने भीगी पलकों और भीगी आवाज़ में पहली मर्तबा से कुछ कहा। हाँ, लेकिन तुम जानती हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं मंजर से हट जाता हूँ। इस वक्त भी मैं शदीद गुस्से में था जिसकी वजह से बीपी हाई था, इसलिए उठकर तुम्हारे पास नहीं आया। अगर ज़ुबान से कुछ गलत निकल जाता तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ चंदा। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये दुख, ये तकलीफ़, ये अज़ियत मेरी वजह से सहनी पड़ी तुम्हें। क्या माफ़ी नहीं करोगी अपने जुगनू को? इसने जानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। पागल हो आप, जो तकदीर में लिखा था हो गया। इसने जुगनू के हाथ खोलते हुए अपने चेहरे पर रख लिए। जुगनू, हमारे आंगन में, प्लीज़ जानिया, अब बस करो। मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब इस मौजू पर कभी बात नहीं करना चंदा, प्लीज़। इसने जानिया को अपने सीने में भींचते हुए शिद्दतों से चूर लहजे में कहा। इसका एक एक लफ्ज़ इसकी सच्चाई मोहब्बतों की गवाही दे रहा था। वो एक बार फिर इसके सीने की नरम गरम हरारत पर पाकर रो दी। चंदा, नहीं, रोना नहीं प्लीज़। इसने जानिया के बालों को सहलाते हुए कहा, मगर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जानिया, चुप हो जाओ प्लीज़। मेरी शहजादी, तुम्हें अपने जुगनू की कसम, चुप हो जाओ, मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। जुगनू की कसम सुनते ही इसके आंसू थम गए थे। इसने हाथ की पुष्ट से आंखें रगड़ डाली। इसके चुप होते ही वो गोया हुआ। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और ना तुम मेरे किसी फैसले पर एनराफ करोगी। तुम्हें मेरे हुक्म पर सर झुकाना होगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम ईद लंदन जाकर मनाएंगे। ये मेरा अटल फैसला है और इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है। जो होना था वो हो गया, फिर ज़िद कैसी? हाँ, मगर ईद में इन सब लोगों के साथ ही मनाऊंगी। अब ईद से पहले जाएं या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ज़िद, फिर अपनी मन मर्जी। इसने हद दर्जा नागवारी से कहा, कुछ भी समझ लें, लेकिन ये मेरा फैसला है और आपको मानना होगा। इसने भी ज़िद्दी लहजे में कहा, देखो चंदा,
जिद मत करो मुझसे, मैं मज़ीद कोई नुकसान उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। आप कौन सा नुकसान बाकी रह गया है? कहा ना, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। इसके लहजे में करब ही करब था। मुझे यकीन है जुगनू, आप कभी मेरी बात नहीं टालोगे। जानिया का जुगनू अपनी जानिया से बहुत प्यार करता है, इतना कि इसके बिना जुगनू की सांसें रुकने लगती हैं और जानिया का भी यही हाल है। तुम भी ना बस जानिया। वो मुस्कुरा दिया। जैसे जानिया की मर्जी, जो हुक्म जानिया का, इसने जानिया को खुश कर दिया। इस वक्त जिस कैफियत से वो गुजर रही थी, इसमें ज़रा सी बात भी इसके लिए खुशियों का बाइस बन सकती थी, और ऐसा ही हुआ था। वो मुस्कुरा दी थी। इसे हंसता हुआ देखकर जुगनू के अंदर सुकून उतर गया था।